17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने जा रहा है। चुनाव आयोग देश में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर चुका है। देश में कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस देश में प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव होते ही नहीं है, तो आप में से कुछ लोग मेरी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया हो। और यदि मैं आपसे यह कहूं कि इस देश में तो मुख्यमंत्री के लिए भी चुनाव नहीं होते हैं, तो आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि अब वो समय आ गया है जब सरकार को YouTube पर सस्ता नशा करके पढ़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सच की एक दिक्कत है, सच को सच की तरह से ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। और सच यह है कि विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र की एक बड़ी आबादी को यह पता ही नहीं है कि हम लोकतंत्र हैं या गणतंत्र हैं, हम डेमोक्रेसी हैं या रिपब्लिक हैं, और अगर दोनों हैं तो दोनों में अंतर क्या है। कि जितने भी छुटभइये नेता सांसद और विधायकों के पीछे घूम रहे हैं, इनसे यदि आप पूछेंगे कि MP, MLA और MLC का अंतर क्या है, तो ये आपको बता नहीं पाएंगे। हमें सरकार की जरूरत ही कैसे होती है, और चुनाव आयोग इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ कैसे चुनाव करा पाता। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधीश वत्स और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्वस्ति क्लासेस पर। शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा से। तो जैसे मैंने बताया था कि 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई को, पांचवा 22 मई को, छठा चरण 25 मई को होगा। 7वें के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे और नतीजे आपके 4 जून 2024 को आएंगे। लेकिन अब हम यहां से शुरुआत करते हैं कि हमें सरकार की जरूरत ही क्यों पड़ती है। क्यों नहीं हम सारे के सारे मिलकर निर्णय ले सकते। देखिए, पहली बात समझिए, भीड़ कभी भी शासन नहीं कर सकती। क्राउड कैन नॉट रूल। ये केवल शासित हो सकती है, इट कैन बी रूल्ड। यही कारण है कि आप सरकार की जरूरत महसूस कर पाते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा हो सकता है घरों में तो हम निर्णय ले लेते हैं, गांव में भी हो जाता है, बात ठीक भी है। लेकिन 1.5 अरब की आबादी के साथ एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना एक बहुत ही मुश्किल और पेचीदा काम होता है। तब हम क्या करते हैं, तब हम अपने जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं और हम ये कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए, यानी कि 5 साल के लिए हमारे बिहाफ पर यही निर्णय लेंगे। और अगर हमें इनका काम समझ में नहीं आता है तो 5 साल बाद आप वोट दीजिएगा और इनको हटा दीजिएगा। तो एक काम तो हुआ सामूहिक निर्णय पर पहुंचने के लिए। दूसरा काम, हर देश में कुछ होते हैं संसाधन, जिनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। ये रिसोर्सेज क्या हैं? देखिए, नेचुरल गैस हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, आपका लैंड है, वाटर है, ये सब क्या है? संसाधन है। मानव खुद क्या है? एक रिसोर्स है। इन सबका बंटवारा कहां तक होना है? तो जनता तक होना है। अब अगर सरकार बीच में नहीं है या कोई तंत्र बीच में नहीं है तो क्या होगा? तो वही होगा जो जंगल में होता है। जो सबसे शक्तिशाली होता है वो ज्यादा हिस्सा ले लेगा और जो गरीब या कमजोर होता है उसको कम हिस्सा मिलेगा। इसको अगर हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें बीच में एक तंत्र की जरूरत पड़ती है, और उस तंत्र का नाम ही क्या है? सरकार है। सरकार बेसिक प्रिंसिपल पर कैसे काम करती है? जनता जो होती है, वैसे तो कई तरह की होती है, भोली भाली जनता भी होती है, मासूम जनता भी होती है। जनता तो शक्तिशाली भी होती है क्योंकि उसके पास ताकत होती है। लेकिन अभी मैं 2 तरह की जनता से आपको मिलवा देता हूं, एक अमीर जनता और एक गरीब जनता। सरकार क्या करती है? अमीर जनता से टैक्स लेती है और इसको गरीबों को देती है। किस रूप में? तो सब्सिडी के रूप में देती है, अनुदान के रूप में देती है। यही कारण है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, आप लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। सरकार मुफ्त में अन्य योजना भी चलाती है। अब ये जो सरकार है, ये जो आपने चुनी है, ये भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, या ये कुछ ऐसा डिसीजन ले सकती है जो पूरे देश को ही रास ना आए। बिल्कुल आ सकती है। इसलिए इस पर भी एक कंट्रोल मैकेनिज्म लगाया जाता है, जिसे आप एक किताब के रूप में जानते हैं। वो क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिलती है? अगेन इसी जनता से तो मिलती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है। अब देखिए, ये जो सिस्टम है, ये जो सरकार है, इसके भी कई प्रकार हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले, जब सरकारें थी ही नहीं तब कैसे काम चलता था? तो सबसे पहले राजतंत्र, मोनार्की जिसे कहते हैं। राजा का बेटा क्या बनता था? राजा ही बनता था। अब वो योग्य भी हो सकता है, वो अयोग्य भी हो सकता है। मान लीजिए 3-4 पीढ़ी से अयोग्य शासक आपके ऊपर शासन करता आ रहा है, तो आपके पास 2 ही विकल्प हैं। या तो आप इस भ्रांति के साथ जिए कि आपका राजा जो भी निर्णय ले रहा है वो बहुत बढ़िया ले रहा है, या आप देश में क्रांति लाएं और उसको हटा दें।
लेकिन यदि आप ना भ्रांति चाहते हैं और ना क्रांति चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप चुन सकते हैं किसको, अपनी सरकार को। और चुनने का ही एक दूसरा नाम क्या पड़ता है, तो लोकतंत्र पड़ता है, जिसे आप डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। कैसे चुनेंगे, जिसकी उम्र भी 18 प्लस होगी इंडिया में, उसको ही चुनने का अधिकार मिल जाता है, वोटिंग राइट मिल जाता है। इसे तो हम यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले ऐसा नहीं था कि किसी को भी वोट डालने का अधिकार मिल जाए। फ्रांस में तो यह आलम था कि अगर आप एक निश्चित अमाउंट देते हैं टैक्स का, और अगर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत उच्च कोटि में आते हैं, तभी आपको वोटिंग राइट मिलेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत में 18 साल के आप हो जाइए, आपकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी आपका जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, आप वोट दे पाएंगे। तो लोकतंत्र तो हम इसलिए हुए कि हम चुन सकते हैं, और चुनने के साथ साथ हमें एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का अधिकार मिल जाता है, हमें सरकार की आलोचना का भी जो अधिकार मिल जाता है। इसलिए हम लोकतंत्र कहलाते हैं, डेमोक्रेसी कहलाते हैं। फिर गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी देश का जो मुखिया होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट जिसको बोलते हैं, वो चुना जाएगा। आप तो कह रहे थे लोकतंत्र है वो, अंतर समझिएगा। देखो ब्रिटेन है, बढ़िया देश है, हम पे उन्होंने रूल किया है। ब्रिटेन लोकतंत्र है, हमारी तरह पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, चुनाव भी होते हैं, लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। यूएस से रिपब्लिक है, बांग्लादेश भी रिपब्लिक है। तो फर्क किससे हो रहा है? फर्क हो रहा है एचओएस, हेड ऑफ द स्टेट से। जैसे कि हमारे देश का अगर एचओएस है, तो अभी कौन है? प्रतिभा पाटिल हैं। तो प्रतिभा पाटिल की ही लड़की या लड़का राष्ट्रपति बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर वो बनता तो हम राजतंत्र हो जाते। वो बन ही नहीं सकते क्या? बन सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है, तो अमेरिका क्या हुआ? रिपब्लिक हुआ, गणतंत्र हुआ। ब्रिटेन में पीएम तो होता है, लेकिन ब्रिटेन में एक राजा भी होता है, जापान में एक राजा भी होता है, और वो नाम मात्र का है वैसे तो, जिसका क्या काम है? बस जनता की कमाई पे खाना है। तो जनता क्यों बर्दाश्त कर रही है? क्योंकि उनके बाप दादा कभी राजा रहे थे, इसलिए जनता आज भी इनको बर्दाश्त कर रही है। बाकी और देशों में कहीं ऐसा नहीं है सिस्टम कि कहीं पूरी तरीके से राजा काम कर रहा हो। है, सऊदी अरब में आप जाके देख लो, आज भी ओमान में जाके देख लो, राजतंत्र है, मोनार्की चल रही है। तो भारत लोकतंत्र भी है, भारत गणतंत्र भी है। लोकतंत्र इसलिए कि अपनी सरकार चुनते हैं, और गणतंत्र इसलिए कि हमारे देश का जो मुखिया है वो भी निर्वाचित होता है। कैसे, इस पे कभी आगे बात करेंगे। चलिए, आपको सरकार की जरूरत समझ में आई। अब सवाल ये कि सरकार देश में बनेगी कैसे, और वो जनप्रतिनिधि जो हमने चुने हैं और हमारे लिए कानून बनाएंगे, वो बैठेंगे कहां? तो वो एक जगह बैठते हैं जिसे हम संसद कहते हैं। और संसद जो है आपकी, वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। President is neither a member of Lok Sabha nor Rajya Sabha, but still he is considered as the part of parliament, because इसकी तो सहमति के बिना कोई भी कानून भारत में कानून नहीं बनता है। अब आप कहेंगे जी, संसद में ये 2 हिस्सों की जरूरत क्या थी? 2 सदन क्यों बनाने, 2 हाउस क्यों बनाने, लोकसभा भी बनाना और राज्यसभा भी बनाना, एक से ही काम चला लेते, चल सकता था। लेकिन 2 लोगों की राय 2 की ही होती है, निर्णय लेने में समय मिल जाता है, और लोकसभा पे थोड़ी सी लगाम लग जाती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाता है, इसलिए हमने 2 सदन लिए हैं। इससे पहले मैं आपको एमपी, एमएलए और एमएलसी का भेद बताऊं, मैं चाहता हूं कि पहले आप ये देखें भारत में सरकारें कितने टीयर की, कितने स्तर की बनती हैं, फिर आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, भारत में सरकार 3 स्तर की बनती है। पहली है सेंटर, केंद्र सरकार कह देते हैं, इसी को यूनियन गवर्नमेंट भी कह देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह देते हैं, एनडीए गवर्नमेंट भी कह देते हैं, मोदी सरकार भी कह देते हैं, बीजेपी सरकार भी कह देते हैं, ये सारे नाम संघ सरकार भी कह देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पड़ते हैं, केंद्र की सरकार। इसके नीचे स्टेट की गवर्नमेंट आती है, राज्य की सरकार, जैसे योगी जी सरकार कह देंगे, भगवंत मान की सरकार कह देंगे, केजरीवाल सरकार कह देंगे। और इसके नीचे आती है लोकल, स्थानीय सरकारें। लोकल में भी 2 हिस्से होते हैं। पहला जो होता है हमारा, वो ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम पंचायत, और दूसरा जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी का होता है, जो शहरों में होते हैं। ये बेसिकली 3 स्तर की सरकारें हैं। आप कहेंगे जी इतना तोड़ने की जरूरत क्या थी छोटे छोटे हिस्सों में? मैंने बताया था कि जो आपको कलेक्टिव डिसीजन लेना है, वो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आप शामिल कर ले, उतना बढ़िया है।
दूसरा एक कारण और भी है, मान लो सेंटर में मोदी जी की सरकार है और मान लो स्टेट में योगी जी की सरकार है। अब यूपी में कोई आदमी है, किसी जिले में बैठा हुआ है, उसके पार्क का नल खराब हो गया है या उसकी जो सड़क है वो टूटी पड़ी है, बन नहीं रही है, तो वो किसको अप्रोच करेगा? तो सीधा या तो योगी जी को करे या तो मोदी जी को करे। तो इनके लिए तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। सही तो ये रहेगा कि वो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को अप्रोच करे। जो आपने यहां पार्षद चुने थे या जो आपने ग्राम प्रधान चुना था, आप पहले इसको अप्रोच करें। तब नहीं हो रही तब आप स्टेट पे जाएं, तब आप सेंटर पे जाएं। इसलिए हमने इसको 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। इनके जो चुनाव होते हैं लोकल के, वो भी स्टेट की तरह ही 5 साल में होते हैं, 5 साल में होते हैं, 5 साल में होते हैं चुनाव, मोटे मोटे तौर पे। आगे जो अंतर आएगा वो दिखा दूंगा। तो ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान बनता है या सरपंच बनता है 5 साल के लिए, पार्षद बनते हैं 5 साल के लिए, ये अपना मेयर चुनते हैं। ये म्यूनिसिपैलिटी भी आगे चल के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में टूट जाती है, लेकिन उसके लिए मुझे लोकल गवर्नमेंट का अलग से ही टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बस इतना समझ लीजिए कि इनके जो इलेक्शन होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो गांव में भी हों या शहरों में भी हों, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है 18+ होते ही लोग वोट देते हैं, इधर अपना पार्षद चुनते हैं, उधर अपना ग्राम प्रधान चुन लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट की आज इतनी ही बात करेंगे। अब आगे आ जाते हैं और बात करते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की। तो देखिए, मैंने बताया था सेंटर में क्या होती है, पार्लियामेंट होती है। सेंटर में आप देखिएगा सेंटर में पार्लियामेंट होती है, ऐसे समझ लीजिए। और पार्लियामेंट में मैंने आपको बताए थे 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी तरह स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है। ये जो विधानसभा है ये बिल्कुल लोकसभा की तरह काम करती है। जो काम लोकसभा के हैं वही लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, विधानसभा के राज्यों में होते हैं। और ये जो राज्यसभा है इसके बराबर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद होती है। और ये जो विधान परिषद है बस यही दिक्कत पैदा कर देती है। कैसे, जरा समझिएगा। जो भी विधानसभा में चुना जाएगा 5 साल में, हम उसको क्या बोलते हैं, MLA या विधायक। कहते हैं ना, विधायक जी आ गए फीता काटने, तो वो यहां मिलेगा राज्यों में आपको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहां मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद सदस्य, ऐसे बोल देते हैं हिंदी में, विधान परिषद सदस्य। ज्यादातर लोग उसको MLC ही बोल रहे हैं। तो दिक्कत क्या आती है? दिक्कत प्यारे बच्चों ये आती है कि लोकसभा तो फिक्स है, दिल्ली में संसद के अंदर है ही है, राज्यसभा भी फिक्स है, दिल्ली में एक ही बिल्डिंग के अंदर दोनों ये मौजूद हैं हाउस हमारे, यहां तक दिक्कत नहीं है। स्टेट में विधानसभा होगी ही होगी, MLA होगा ही होगा, लेकिन MLC बनना यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होना ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में हो, ये केवल 6 राज्यों में है। और यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों जी 6 राज्यों में क्यों है, सारे के सारे में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि ये निर्णय कि हमारे यहां 2 हाउस होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, ये राज्यों पे निर्भर करता है। वो चाहें तो अपने यहां 2 बनाएं और वो चाहे तो 1 से काम चलाएं। इसलिए ज्यादातर 1 से ही काम चला लेते हैं, दूसरा केवल 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन से हैं ये भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो मेरे विचार से इतनी चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अब देख लेते हैं, ये जो लोकसभा में बंदा जो सेलेक्ट होता है, जिसके लिए अब चुनाव होने हैं, इसको क्या बोलते हैं, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सांसद। ये जो पार्लियामेंट है इसको बोलते हैं संसद और ये है सांसद। तो MP आपको 2 ही जगह मिलेगा, या तो लोकसभा में मिलेगा या तो आपको राज्यसभा में मिलेगा। जैसे ही MP वर्ड आपके सामने आता है आप समझ जाएंगे कि वो सेंटर की बात हो रही है, संसद की बात हो रही है। क्लियर है? ये कैसे चुना जाता है जी? तो इसका तो अभी बताया है, 5 साल में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम ही तो चुनते हैं, इसी के लिए तो हम वोट डालेंगे। अब तो हम क्या चुनेंगे, अपना MP चुनेंगे। क्लियर है? ना कि प्रधानमंत्री। राज्यसभा का MP कैसे होता है? राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष इलेक्शन कैसे होता है? देखो, MLA कौन चुनता है? हम चुनते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 18+ वाले हम चुनते हैं। तो हमने चुना MLA और इन MLA ने चुन दिए MP। ये समझे,
हाँ देखो, मैंने चुना एमएलए और फिर एमएलए ने चुन दिया राज्यसभा का एमपी, तो ये कैसा इलेक्शन हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, आप राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालते हो, आप अपना एमपी चुनते हो और राज्यों में एमएलए चुनते हो, ये दोनों मिलकर राष्ट्रपति के लिए वोट डाल देते हैं। क्लियर है? तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा हो गया? इनडायरेक्ट। अब मैं उस बात पे आ जाता हूं जो मैंने शुरू में कही थी कि जी प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का चुनाव क्यों नहीं होता है। ये जो एमपी हैं प्यारे बच्चों, ये सारे मिलके, कितने मिलके ये आगे बताऊंगा, ये सारे मिलके अपना एक लीडर चुनते हैं और उस लीडर का जो नाम होता है वो होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, और इसका अपॉइंटमेंट कर देता है कौन? तो प्रेसिडेंट कर देता है। प्रेसिडेंट मिलकर पीएम को अपॉइंट करता है। उसी तरह राज्यों में सीएम को अपॉइंट करता है कौन? गवर्नर। लेकिन सीएम का नाम कौन देंगे? सीएम का नाम आपको देंगे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पीएम का नाम आपको कौन देंगे? तो वो देंगे आपके एमपी यानी कि सांसद, और ये हो गए आपके विधायक। मेरे हिसाब से एमपी और एमएलए का मतलब अब आपको बिल्कुल साफ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी लोकसभा के एमपी जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, ये राज्यसभा वालों को बड़ा चिढ़ाते हैं, कहते रहे तुम तो राज्यसभा में हो, पैसे दे के आगे होगे या पीछे के दरवाजे से आगे होगे, हमें देखो जनता के बीच तो हम जाते हैं 5 साल में। तो लोकसभा से जो चुन के आएगा क्या होगा वो? अब आप मेरे साथ बता देंगे अगर, तो एमपी होगा और जाएगा कहां? संसद में जाएगा। बिल्कुल सही बात। लोक राज्यसभा का हो गया तो वो भी क्या होगा? एमपी होगा, सांसद होगा, कहां जाएगा? संसद में बैठेगा। ये बात भी आपको मेरे विचार से स्पष्ट होगी है। ठीक है जी। इसी में अगर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मैं और मिला दूं तो क्या बन जाती है? देश की संसद, यहां राष्ट्रपति के मिलाने से। तो ये सेंटर की जो आपको पिक्चर है वो क्लियर हो गई होगी। राज्यों का, एमएलए का आपको पता लग गया है कि भाई जैसे एमपी के लिए 5 साल में चुनाव होते हैं, वैसे एमएलए के लिए 5 साल में चुनाव होता है। एक दिक्कत अभी रह गई है, वो रह गई है एमएलसी की। तो एमएलसी का जो मैंने बताया था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बताया था कि ये 6 ही राज्यों में है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। एमएलसी नाम का प्राणी आपको केवल इन्हीं 6 राज्यों में मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है। और इसका इलेक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे राज्यसभा का होता है। कैसे होता है जी? अभी तो बताया था कि 6 साल का कार्यकाल है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो कैसा इलेक्शन है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। क्लियर है? एमएलए और एमएलसी में अब अंतर हो जाना चाहिए, दोनों मिलेंगे राज्यों में ही। एमएलसी केवल 6 राज्यों में मिलेगा भारत के, एमएलए भारत के हर राज्य में होगा। मेरे विचार से अब बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आपको आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सरकारें बनती कैसे हैं। तो मैंने बताया आपको कि हम चुनते हैं, सरकार की जरूरत बताई। अब सरकार बनती कैसे है? सरकार बनाने के लिए आपको एमपी की जरूरत पड़ेगी। कितने एमपी की जरूरत पड़ेगी? तो कुल 543 सीट हैं, 543। 543 सीटों पर जो है चुनाव होते हैं। उनमें से यदि आप 50% प्लस 1, तो कितना हो गया 50 प्लस 1? तो हो गया 273। आपको 273 एमपी लाने होंगे अगर केंद्र में सरकार भारत में बनानी है तो। अब आप 2 तरीके से ला सकते हैं, या तो आप अपने दम पे भाजपा ले आए, अपने दम पे कांग्रेस ले आए, या आम आदमी पार्टी ले आए, या कुछ पार्टियां मिलकर गठबंधन बना ले। तो अभी जो बने हुए हैं वो 2 गठबंधन बने हुए हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई दल गठबंधन में शामिल नहीं है तो क्या वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता? बिल्कुल लड़ सकता है। क्या एक पार्टी अपने दम पे सरकार बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। गठबंधन चुनाव से पहले हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चुनाव के बाद हो सकता है? चुनाव के बाद भी हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो इस समय भारत में 3 कैटेगरी में दल बटे हुए हैं, 2 ये आपके सामने हैं। पहला, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसी को ना पहले कुछ दिनों, इस चुनाव से पहले, इसी गठबंधन को यूपीए के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो ऐसे बोलते थे, संप्रग सरकार, ऐसे कई बार सुनने में आता था। अब की बार इनके दल में आप देख सकते हैं, जैसे ये है राजद, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद यादव की, आम आदमी पार्टी केजरीवाल, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, और ये व्यक्ति मैंने जानबूझ के यहां लगाया हुआ है। देखो लोकतंत्र की कमाल देखो आप, ये नीतीश कुमार, ये सारा इंडिया का जो विचार है
ये सारा का सारा था किसका? ये इसी व्यक्ति का था। और आज ये व्यक्ति कहां है? आज ये व्यक्ति यहां आ चुका है एनडीए में। बदल जाते हैं लोग। तो ये बात देखिए, इंडिया गठबंधन जिसको पहले यूपी के नाम से जाना जाता था, कांग्रेस मेजर पार्टी है, बाकी छोटे छोटे उसके सहयोगी दल मैंने आपको दिखाए। अब एनडीए की तरफ आ जाते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, समझिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिस तरह इसको संपर्क कहते हैं, इसको राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसलिए कई बार आप अखबारों में पढ़ते होंगे एनडीए सरकार ने फैसला लिया या राजग सरकार ने फैसला लिया। इसमें बीजेपी मेन पार्टी है और इनके सहयोगी दल जैसे ये एकनाथ शिंदे हो गए महाराष्ट्र वाले, है ना। फिर आप ये देखेंगे अजीत पवार, ये भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। एक पार्टी दो गुटों में भी टूट जाती है और दोनों का अलग अलग समर्थन भी कर सकती है। कैसे? ये शरद पवार देख रहे हैं आप, ये वाले, और ये देखिए अजीत पवार एक ही पार्टी में थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। अब महाराष्ट्र में ये हैं और ये भी हैं, ये इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। शिवसेना, ये रही उद्धव ठाकरे साहब, और ये एकनाथ शिंदे साहब, ये एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो या तो मुझे इंडिया में जाना पड़ेगा या एनडीए में। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अलग होकर भी चुनाव लड़ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये 6 नाम और देख लीजिए, ये 6 बड़ी बड़ी पार्टी हैं, इनको ना देश की राष्ट्रीय पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये तमगा इनको किसने दे दिया? ये काम चुनाव आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब की, नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय में है संगमा साहब वाली, ये कांग्रेस आप जानते ही हैं, बीजेपी बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती जी की, और ये माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। भाकपा हुआ करती थी पहले, अब भाकपा माकपा 2 हिस्सों में बांटी जाती है, बंगाल की है। ये 6 के 6 हमारे राष्ट्रीय दल हैं, नेशनल पार्टी है। नेशनल मतलब इनकी पहचान नेशनल लेवल की है। उसकी क्या कंडीशन है भाई? वो चुनाव आयोग तय करता है। 5-6 कंडीशन है, 2 बड़ी बड़ी बता देता हूं। आपको 4 राज्यों में चुनाव लड़ना जरूरी है और आपके एमपी का, सांसद का भी 4 राज्यों से जीतना जरूरी है, और आपको जो है 6% वोट कम से कम मिली हो। इसके अलावा और भी बहुत कंडीशन है, वो मैं कभी आगे बता दूंगा आपको। तो ये हो गए हमारे नेशनल पार्टी। तो मैंने बताया था आपको कि अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो एनडीए गठबंधन में आएंगे, अगर आप आईएनसी प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इंडिया गठबंधन में आएंगे, और अगर आप दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी कोई पार्टी है? बिल्कुल है। जैसे बीजू जनता दल, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब ऐसी पार्टी है जो अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। हालांकि एक बात और है, बीजू जनता दल की जो है ये बातचीत चल रही है किनसे? बीजेपी वालों से चल रही है। हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो बना के निपटू बीजू जनता दल आपको इस पाले में मिले या कोई और पार्टी पाला बदल ले। भाई आजकल अंतरात्मा की आवाज इतनी जबरदस्त तरीके से सुनी जा रही है कि मैं क्या ही बताऊं। जैसे नीतीश कुमार ने सुन ली थी, कोई और भी तो सुन सकता है। अभी पीछे जयंत चौधरी ने सुन ली अपनी अंतरात्मा की आवाज। तो वो पार्टियों का मामला है। आप कहेंगे तो बेशर्मी है। अरे तो बिना बेशर्म हुए भी कहीं राजनीति होती है? कैसी बात करते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल यह है कि भाई 543 सीटों पर चुनाव होना है और हमें 273 हासिल करनी है, ये तो बात ठीक है, लेकिन किस राज्य में से कितनी सीटें आएंगी ये कौन तय करेगा? तो ये करता है हमारा एक कमीशन। 2 कमीशन के नाम आप याद रखिएगा, एक होता है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, और एक होता है इलेक्शन कमीशन। तो ये जो डिलिमिटेशन आयोग होता है हमारा, कमीशन होता है, ये पूरे देश को इस तरीके से बांट देता है। भैया किस आधार पर बांट दिया ये आपने? प्यारे बच्चों, बांटा जाता है पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या उसको उतनी सीट मिलती है। जैसे यूपी में देखोगे तो आप सबसे ज्यादा है, 80 सीट है, वहीं सिक्किम जैसे राज्य को 1 ही मिलती है। हालत तो ये है कि अगर मैं हिंदी बेल्ट की बात करूं, नॉर्थ इंडिया वाले राज्यों की, तो इसमें लगभग 214 सीटें आ जाती हैं, और इधर अगर आप देखोगे तो 132 सीटें आ जाती हैं। और दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीट है, 39 सीट है ना, महाराष्ट्र में 48 है। इस तरीके से जब परिसीमन आयोग हमारा पूरी तरीके से इस तरह देश को बांट देता है, तब शुरू होता है चुनाव का सिलसिला। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगा। आपने आज तक सुना होगा कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये मेजोरिटी का खेल है। आज मैं उस मेजोरिटी को थोड़ा सा कमी कह लेना, खूबी कह लेना, जो भी आप समझो, पर मैं आपको दिखा देता हूं कि वो मेजोरिटी कैसे काम करती है। मान लीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल 1100 वोट हैं, आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां एमपी के लिए अभी आपका कैंडिडेट खड़ा हो गया है, सांसद बनना है उसको, और 4 पार्टियों ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। मान लीजिए पहली पार्टी समाजवादी पार्टी है, फिर बीएसपी होगी, फिर कांग्रेस हो गई,
और फिर आपकी आम आदमी पार्टी हो गई, मान लीजिए। अभी इनको वोटिंग होती है और समाजवादी पार्टी को वोट मिलते हैं 400, बीएसपी को मिलते हैं 300, कांग्रेस को मिलते हैं 250, तो 150 वोट मिल जाते हैं। तो मैं आपसे पूछूं भाई कौन जीतेगा, आप कहेंगे जी समाजवादी पार्टी जीत गई। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी तो इसके साथ है, सबसे ज्यादा इसे ही मिले हैं। यानी कि 400 लोगों ने पसंद किया इसको, लेकिन ये भी तो देखो नापसंद कितनों ने किया। तो आप देखेंगे 700 लोगों ने तो इसको नापसंद किया है, फिर भी ये जीत गया। इस सिस्टम को ही कहा जाता है FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये हमारा MP को चुनने में, MLA को चुनने में यही वाला सिस्टम हमारा जो है लागू होता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा, चाहे एक वोट भी ज्यादा हो। लेकिन जब हम सरकार बनाते हैं तब हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? 50% प्लस 1, और सीटें कितनी चाहिए होती हैं? तो 273। अब देखते हैं कि किस तरह चुनाव आयोग ये सारा काम करवा लेता है। इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस हमारे यहाँ 3 हिस्सों में अगर मैं आपको बांट दूं तो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए, इलेक्शन से पहले क्या होता है, इलेक्शन के दौरान क्या होता है, इलेक्शन के बाद क्या होता है। सबसे पहले चुनाव आयोग सिफारिश करता है प्रेसिडेंट से, और वो एक नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी कर देते हैं। यही काम राज्यों में जो है हमारे कौन करते हैं? तो गवर्नर साहब कर देते हैं। जैसे अनाउंसमेंट हो जाता है वैसे जो लोग हैं अपना वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अपनी सारी जानकारी वगैरह दी तब हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। ये नामांकन वापस भी लिया जा सकता है, वरना तो इसकी जांच होती है और इलेक्शन कमीशन के जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो इनको ऑथेंटिकेट करते हैं। कोई गलती होती है तो फॉर्म वापस भी कर देते हैं। और इसके साथ ही आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा लेते हैं, कितना? 25,000 रुपए का। जनरल कैटेगरी वालों से, SC ST वालों से 12,500 रुपए लेते हैं। ये इसलिए लेते हैं कि ऐसा ना हो कि सारी दुनिया ने जो है अपना इलेक्शन का फॉर्म भर दिया, थोड़ी सी सीरियसनेस उसकी बनी रहे। आप कहेंगे 25,000 तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन काफी अमाउंट है और इलेक्शन कमीशन ने तय किया हुआ है, तो यही माना जाता है। ठीक, फिर आप अगर चुनाव में 1/6 वोट से कम आपको मिलता है, वैलिड वोट्स का इससे कम मिलता है, तो ये जो है पैसा आपका सरकारी कोष में जमा हो जाता है। बहुत सारों की जमानत जब्त हो जाती है, ये भी एक बेशर्मी का ही इंडिकेशन होता है कि जी आपकी तो जमानत ही जब्त होगी। बुरी तरह हार है एक तरीके से। खैर, अगर आपका जमानत जब्त अभी नहीं हुई है, अभी चुनाव नहीं हुए हैं और चुनाव अधिकारी ने आपका जो फॉर्म है वो सही डिक्लेयर कर दिया है, तब आपका चुनाव अभियान शुरू हो जाता है। और एक बात और याद रखो, यहाँ पे जैसे ही चुनाव की डेट डिक्लेयर होती है वैसे ही देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसे कहते हैं। क्या मतलब है जी? कोई आदमी पैसे का दुरुपयोग ना कर सके, मिसयूज ना कर सके, फिर कोई धर्म और जाति के नाम पर वोट ना मांग पाए, कोई सरकारी मशीनरी का मिसयूज ना कर सके, किसी भी IAS का PCS का ट्रांसफर इन दिनों अब नहीं होता है। ये कब तक लागू रहेगी? ये तब तक लागू रहेगी जब तक कि देश में चुनाव नहीं हो जाते हैं अंतिम चरण के, यानी कि वोटों की गिनती तक, जो 4 जून को होनी है, अभी मैंने बताया था। और फिर हमारा तीसरा स्टेज आ जाता है अंतिम, यहां पर वोटों की गिनती होती है और यहां पर इसके बाद 4 जून को जो ये डेट आई है, यहां पर हमारी जो है सरकार बन जाएगी, 18वीं लोकसभा का गठन हो जाएगा। और अंत में मैं आपको ये और बता देता हूं कि भारत में इलेक्शन कितने तरह के होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, जो चुनाव होते हैं, वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले जनरल इलेक्शन यानी कि आम चुनाव। केंद्र सरकार के लिए होंगे तो MP को चुनेंगे और राज्य सरकार के लिए होंगे तो MLA को चुनेंगे। 5 साल में होते हैं, इनको हम कह देते हैं आम चुनाव या जनरल इलेक्शन। दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं मिड टर्म, बीच में। मैंने अभी बताया था कितने दिन का कार्यकाल है भाई? 5 साल का है। मान लो 12-13 दलों ने मिलकर सरकार बना रखी है, बीच में लोकसभा भंग होगी या किसी और कारण से भंग होगी, तब ऐसे इलेक्शन जो होते हैं उनको हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। भारत में हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा। इसके बाद तीसरे नंबर के आ जाते हैं बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन को हिंदी में उपचुनाव कह देते हैं। भाई मान लो कहीं MP का चुनाव हुआ या MLA का चुनाव हुआ, अब उसकी डेथ हो जाती है, तब क्या करेंगे? तो विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स आपको ये वैकेंसी भरनी होती है और ऐसे चुनावों को हम क्या कहते हैं? तो बाई इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव हम इसको। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दी। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।